हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, डीएसएसबी का जो पीजीटी का इंग्लिश पेपर हुआ था ना, उसका पार्ट 1 मतलब एक क्वेश्चन पेपर के अंदर सिर्फ इंग्लिश के ही 200 समथिंग क्वेश्चंस थे। तो इसका पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था, जिसमें 100 क्वेश्चंस थे और नेक्स्ट जो 80 क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं, और जो लास्ट के 20 क्वेश्चंस है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी पीजीटी इंग्लिश के 80 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेडो लाइन इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो शेडो लाइन नॉवल है वो उसके अंदर कौन कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स हमारे यूज़ हुए हैं। तो उसके अंदर हमारा स्वदेशी मूवमेंट भी है, पार्टीशन ऑफ इंडिया की भी वो बात करता है, कम्युनल राइट्स ऑफ 1963 एंड 64 ढाका एंड कैलकटा एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। तो इसके अंदर ये चारों जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं इनकी बात हुई है, आपको याद रखना है। अच्छा, आप देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए आप। शैडो लाइन, इट इज़ अ वर्क रिटन बाय हमारे जो राइटर हैं अमिताभ घोष ने इनको लिखा है, ठीक है। और इस नॉवल को साहित्य अवार्ड भी मिला है इन 1988 साहित्य अकेडमी अवार्ड। सॉरी, मैंने साहित्य बोल दिया, साहित्य अकेडमी पहली चीज़। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो वर्क है ना, सेम वर्क के नाम से एक और वर्क है, दैट इज़, उसका टाइटल भी सेम है, जोसेफ कॉनराड का है, याद रखना। जोसेफ कॉनराड ने एक नॉवला लिखी है सेम टाइटल के साथ, तो आपको याद रखना है। और वो जो नॉवल है वो पब्लिश हुआ है इनका 1917 के अंदर। और जो हमारा शेडो लाइन वो पब्लिश कब हुआ है, जो अमिताभ घोष वाला है, दैट इज़ 1988 में मिला इनको, तो 87 के अंदर ये हमारा पब्लिश हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट्स है आपको इस नॉवल से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। देखिए, विच टाइप ऑफ एविडेंस डू विमसेट एंड बियर्डस्ले आर्ग्यू शुड बी यूज्ड इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो विमसेट एंड बियर्डस्ले है, देखो आपको याद रखना है, पहली बात तो ये स्ट्रक्चरलिज्म के राइटर्स हैं, तो वो किस तरह के जो एविडेंस है वो प्रोड्यूस करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द कलर पर्पल इज क्लोजली टाइड टू। आपको पता है कलर पर्पल एक नॉवल है, एंड इसके अंदर क्या थीम का यूज़ किया है, द वे सिली gradually builds a personal relationship with God then empowers her। कि वो कलर पर्पल के अंदर ना कैसे लेटर्स भेजती है और जिसकी वजह से उसको बहुत सारी हिम्मत मिलती है ना। तो ये इसका मेन बेसिकली थीम है। नेक्स्ट देखिए, द पार्टीशन ऑफ इंडिया सर्व्स एज अ बैकड्रॉप इन अ क्लियर लाइट ऑफ द डे। Which character is most directly affected by the communal tensions during this period? ऑब्वियस कि राजा को ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, है ना। थोड़ा सा मैं ना इनके बारे में आपके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर ही देती हूँ ताकि आपको आगे हेल्प मिले। देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, जो है हमारा नॉवल है क्लियर लाइट ऑफ द डे, इट इज़ बाय अनीता देसाई, ठीक है। एंड ये पब्लिश कब हुआ है, 1980 के अंदर। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, राइटर एंड वर्क का नेम। How does Faulkner's portrayal of the character of Homer Baron contribute to the southern Gothic atmosphere of the story A Rose for Emily? कि जो कैरेक्टर ना हमारे जो होमर बैरोन है वो कैसे गोथिक एलिमेंट को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, बाय एम्बॉडिंग द ग्रोटेस्क एंड अनसेटलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ सदर्न लाइफ, है ना। तो वहाँ पे अगर आपने स्टोरी पढ़ी ना तो आपको लगेगा, ये समझ आएगा कि कैसे जो गोथिक एलिमेंट्स है ना, वो जिसकी वजह से वो हमेशा एक एलिएनेटेड फील करता है, बहुत हमेशा कंफ्यूज रहता है। मुझे द फॉलोइंग हिस्टोरिकल क्राइसिस फॉर्म्स अ थीम ऑफ एडिची, हाफ ऑफ अ येलो सन। ये एक वर्क है चिमानंद अदिची जो हमारे राइटर उनका, और क्या है इसमें, क्या क्राइसिस दिखा रहा है, द सेवेजरी ऑफ वॉर ऑन वुमेन, है ना, कि कैसे विमेन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं वॉर की वजह से। देखो, वुमेन, पहली बात तो ये है कि सोसाइटी ने उसको हमेशा मार्जिनलाइज्ड ही दिया है। एक तो सोसाइटी पेट्रियार्की उसको हमेशा इफेक्ट करती है पहली, और फिर वॉर, बीइंग अ वुमन तो वो इफेक्ट हो ही रही है सोसाइटी के द्वारा, फिर वॉर ने और ज़्यादा उसको दुखी कर दिया। तो इसके अंदर आपको यही देखने को मिलेगा। अच्छा, आप ये याद रख लीजिए, ये जो वर्क है हमारा
ये इसकी पब्लिकेशन डेट क्या है, 2007, ठीक है, 2007 में ये वर्क आया था। व्हाट इमोशंस कलर्ड हैगर शिपलीज रिलेशनशिप विद अदर इन मार्गरेट लॉरेंस द स्टोन एंजल। मार्गरेट लॉरेंस एक कनेडियन राइटर है, आपको पता है, और स्टोन एंजल के अंदर जो हमारी हैगर शिपली है उसकी रिलेशनशिप जो बाकी कैरेक्टर्स के साथ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, फियर एंड सस्पिशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज फॉल्स कॉन्शियसनेस रिफर्स टू इन टर्म्स ऑफ मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर। फॉल्स कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, ठीक है, द सेट ऑफ बिलीव्स एंड कन्विक्शंस दैट प्रिवेंट एन इंडिविजुअल फ्रॉम परसीविंग द ट्रूथ अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़। आप इसको ऐसे समझिए कि कई बार क्या होता है कि मार्क्सिज्म क्या एक्सप्लेन करता है कि आपसे मतलब आप अपनी आपकी मर्ज़ी से आपसे वो काम करवाया जाता है, बातें मनवाई जाती हैं, ठीक है, और जबकि आपको मतलब आपको तो आइडिया ही नहीं है कि आपकी मर्ज़ी नहीं है उसमें करने में, और आपको लगता है हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन का सिस्टम है, ठीक है, एजुकेशन जो है कंपलसरी कर दी गई है सबके लिए। जैसे आजकल क्या आप देख रहे हो सोशल मीडिया में फ़िल्टर्स का बहुत रिवाज है। फ़िल्टर्स आपके ऊपर आपको इतना कंफर्टेबल कर दिया फ़िल्टर्स ने कि आपको अपनी मर्ज़ी से आप उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, विच मीन्स कि आप खुद से ही दूर जा रहे हो। एजुकेशन आपके ऊपर डाल दी गई है, चलो उससे वो तो अच्छी चीज़ है, मैं फ़िल्टर वाला एग्जांपल दे रही हूँ कि हम एक पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर रह रहे हैं और जहाँ पे रियलिटी से तो आप बहुत दूर है, आप खुद का जो फेस है उसे ही नहीं पसंद कर रहे हो, उस पर भी आपको फ़िल्टर चाहिए, विच मीन्स आप खुद एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, आपको कुछ चीज़ें फोर्स कर दिया जाता है फॉलो करने के लिए और आपको लगता है कि आप तो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द फ्लोटिंग ओपेरा रिफ्लेक्ट्स पोस्ट वॉर कंसर्न्स। कैसे करता है वो, अब्सर्डिटी एंड अनसर्टनिटी, ऑब्वियस है इस वर्क के अंदर ये सब यूज़ हुआ है हमारा। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स हम जान लेते हैं। अच्छा, आप ये याद रखिएगा कि ये जो हमारा वर्क है द फ्लोटिंग ओपेरा, दिस वर्क इज़ पब्लिश्ड इन 1956 एंड जो इसके राइटर हैं उनका नेम है जॉन बार्ट्स, ठीक है, और ये हमारे हैं एक अमेरिकन राइटर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और सिलेबस में से ही आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बुक Six of the Paradise Lost by John Milton describe the battle between the good and the evil angels. The defeat of the latter results in their what? Expulsion from heaven, है ना, तो वही तो है कि उनको हेवन से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन व्हाट इज द स्कॉर्पियन अ सिंबल ऑफ। जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हमें पता है कि हमारे एक राइटर है नज़ीम एज़ेकियल, इन्होंने लिखी है और बहुत ही फेमस पोम है उनकी ये। तो हाँ, इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो स्कॉर्पियन है, व्हाट इज़ द स्कॉर्पियन सिंबल ऑफ, ऑब्वियस है फियर एंड सफरिंग। जैसे ही स्कॉर्पियन आती है, जब स्कॉर्पियन फियर और सफरिंग को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि सब मदर को क्या डर है, शुक्र है इस स्कॉर्पियन ने मेरे बच्चों को नहीं काटा, मुझे काट लिया, फियर ही था कि शुक्र है। और सफरिंग क्या है कि मदर वहाँ पे सफ़र कर रही है और बाकी लोग फिर बहुत सारा उसमें रिप्रेजेंट किया है कि सुपरस्टिशियस सोसाइटी और जो रूरल लाइफ है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। तो पोम एक बार पढ़ के देखना, आपको अच्छी लगेगी। God of the small thing confounding of fantasy and reality connects the novel with which of the following styles? The God of the small thing हमें पता है अरुंधति रॉय जी का है, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सररियलिज्म। सररियलिज्म आप इतना याद रखिए कि समथिंग विच इज़ नॉट रियल। हाउ डज साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म डील्स विद द वर्क ऑफ लिटरेचर। जो साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है वो लिटरेचर के किसी वर्क से डील कैसे करता है, प्राइमरीली एज एन एक्सप्रेशन इन एन इनडायरेक्ट एंड फिक्शनल फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड। साइकोलॉजी का मतलब ही यही है ना कि जो कैरेक्टर है उनकी साइकी से ही डील करता है, ये उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी साइकी में क्या चल रहा है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज कर्नाड मीन बाय द स्टेटमेंट व्हाट struck me absolutely about Douglas history
वॉज दैट इट वॉज कंटेम्प्रेरी। अब यही है, गिरीश कर्नाड ने तुगलक के बारे में क्या बोला है, ये स्टेटमेंट दी है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है उनके हिसाब से ना। देयर वॉज पैरेललिज्म बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द 14th century इंडिया ruled by a sultan and the 20th century democratic country governed by a prime minister and his colleagues in the cabinet। ऑब्वियस है 14th सेंचुरी और जो 20th सेंचुरी की जो भी इनके हेड हैं उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। In the Scarlet Letter, what is the significance of the meteor that appears in the sky the night? Hester, Pearl and Dimmesdale meet on the scaffold। अभी क्या होता है कि एक सीन आता है जिसके अंदर ना ये तीनों मिलते हैं, तो जिसमें ये दोनों प्लान करते हैं। हेस्टर उसको ऑफर करती है कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं हम लोग, मतलब इस सिटी को छोड़ के हम कहीं और जाएंगे और हम अपना बिजनेस कर लेंगे। और जो डिम्सडेल है वो अग्री भी करता है, वो कहता है मैं कल वाला जो मेरा लेक्चर है वो दे दूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो उस टाइम पे मिटियोर आता है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ सीन एज अ साइन ऑफ डिमिडल्स गिल्ट, उसकी गिल्ट को रिप्रेजेंट करता है। और डिम्सडेल ने कहा था कि मैं लेक्चर के बाद आपको मतलब हम लोग चले जाएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट डे होता क्या है कि गिल्ट में ना जो डिम्सडेल है वो मतलब जो उसका डिसीजन है वहाँ से जाने का वो छोड़ देता है, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, What is our major poetic techniques engaged by Walcott in his poems? डेरेक वॉलकॉट ने अपनी पोम्स के अंदर क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं? His use of vivid imagery, of course उसने की है। Complex metaphors, yes. A blend of European literary traditions with Caribbean oral storytelling, rhythm and musicality in his words। ये सब उन्होंने अपनी पोम्स के अंदर यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, इन राजा राव कांतापुरा he does the concept of Satyagraha, the force of truth, play a role in shaping the villagers' struggle against the British, है ना। सत्याग्रह गांधी जी से इंस्पायर होके ना जो हमारे कांतापुरा के जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट हैं, उन्होंने मूर्ति ने किया था। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, द विलेजर्स emphasize the moral power of truth to resist colonial authority without resorting to वायलेंस। तो इसमें यही है, जो मूर्ति होता है ना वो गांधी जी के जैसे नॉन वायलेंस में बिलीव करता है और वो लोगों में भी यही प्रीच करता है कि आप लोग भी प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और एक दिन हम आज़ाद ज़रूर हो जाएंगे। Who among the following directed the play Tara and is also said to have first spotted and encouraged Mahesh Dattani's talent and given him the confidence to venture into a career in theatre। तो यहाँ पे ना जो ये वर्क है हमारा तारा, ये महेश दत्तानी का वर्क है, ठीक है। तो दत्तानी के एक फ्रेंड थे अलीक पदमसी, आप ये कह लीजिए कि बहुत इनके गाइड कह लीजिए, लिटरेरी गाइड थे जिनको हमेशा गाइड करते थे। तो इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है और इन्होंने ना इनके कई वर्क्स के जो टाइटल्स है वो भी सजेस्ट किए हैं इनको, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, अलीक पदमसी। नेक्स्ट, हाउस मेड ऑफ डॉन एक्सप्लोर द थीम ऑफ एलिनेशन। इसके अंदर जो एलिनेशन की थीम है वो कैसे एक्सप्लोर की जाती है। एबल फील्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बोथ हिज नेटिव अमेरिकन रूट्स एंड द डोमिनेंट कल्चर। ऑब्वियस है कि वो अपने ना उसको हमेशा ही ना बड़ा अजीब सा लगता है, तो वो डिस्कनेक्टेड फील करती है कि मतलब हमारा जो कल्चर है बहुत ही ज़्यादा अभी हिपोक्रिट हो चुका है। कल्चर का मतलब लोग बदल चुके हैं, इसीलिए। तो एलिनेशन तो ऑब्वियस है कि जब आप किसी चीज़ से एक डिस्टेंस फील करने लग जाते हो, तो यहाँ पे एबल है वो जो जिसे एलिनेशन फील होता है थ्रू आउट द प्ले। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पोएटिक टेक्निक बीइंग यूज्ड इन द गिवन लाइन्स। इफ दे बी टू दे आर टू सो as stiff twin compasses are two, thy soul the fixed foot makes not show, to move both doth if the others do। तो इस वर्क के अंदर ना आपको कंसीट आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंपास का जिक्र है। ये ऑब्वियस है कि अगर आप थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस आपने पढ़ा है तो कर लेते हैं इसको। और ये जो पोम है थोड़ा सा हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या जिक्र, किसकी पोम है ये। अच्छा देखिए, ये जो पोम है हमारी कौन सी है, द वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, हमारी जॉन डन की है, द वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग। कंपास से ही आपको समझ आ जाता कि हाँ उस पोम के अंदर ये यूज़ हुआ है, ये जो हमारा कंपास इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। कंसीट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे,
और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। कंसीट के अंदर जो हमारे राइटर हैं कुछ दो नॉन सिमिलर या फिर डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं। या आप ये मान लीजिए कंपस के राइटर जो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो कंपस जो होता है उसके जो दोनों जो साइड्स होते हैं बेशक वो दूर रहते हैं। यहाँ पे ना एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है इसके अंदर, मतलब पोइट्री के अंदर जिक्र कर रहा है, वो दूर हैं लेकिन वो एक ही जगह कनेक्टेड है। कहने का मतलब वो दिखने में दूर लग रहे हैं बट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सेम उनका लव भी ऐसा ही है। तो इन वॉस बाय पैट्रिक वाइट का एक वर्क है वॉस में, where do you find the theme of death and redemption most evident? मतलब डेथ और रिडेम्पशन की जो थीम है कहाँ मिलती है हमें? The symbolic impact of Waugh's death on Laura's understanding of herself. Obvious है कि उसकी जो डेथ हो जाती है उसी से हमें ये समझ आता है कि हाँ अभी ये सब क्यों हुआ है। देखो वॉस अगर आपने पढ़ा है ना, देखो मैंने ये नॉवल पढ़ा तो मुझे इसलिए इजी लग रहा है, मे बी जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें टफ लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन वॉल्स ओइंगर्स द डांस ऑफ द फॉरेस्ट, उनका एक वर्क है डांस ऑफ द फॉरेस्ट। हाउ डज द पोर्ट्रेयल ऑफ योरुबा कल्चर कंट्रीब्यूट टू द प्लेस एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड सोसाइटल क्रिटिक? अगर याद हो कि जो हमारे देखिए यहाँ पे योरुबा कल्चर की बात हुई है, ये अफ्रीकन कल्चर है, तो वहाँ ये बता रहा है कि क्या कैसे वो पोर्ट्रेल किया उन्होंने योरुबा कल्चर को अपने वर्क के अंदर। इट शोकेस द योरुबा कल्चर रिचुअल्स बिलीव्स एज अ मीन्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ adhering to traditional values and customs in resolving societal problems, as well as engaging with traditions in a way that is dynamic and relevant to the present. वो ये कह रहे हैं जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है ना, हमने इस प्ले के अंदर योरुबा कल्चर को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करी है, और वो कहते हैं हम अपने ट्रेडिशन को यूज़ करके, अपने लॉजिक को यूज़ करके हम जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर देंगे। तो इस वर्क के अंदर जो ये डांस ऑफ द जो फॉरेस्ट वर्क है हमारा, उसके अंदर योरुबा कल्चर की बात की गई, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, विच सेंचुरी ऑफ स्लेवरी वॉज डिपिक्टेड इन द नॉवल बिलव्ड बाय टोनी मॉरिसन? तो उसमें 19th सेंचुरी की बात होती है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर प्रॉब्लम्स डेल्ट इन द नॉवल तमस बाय भीष्म साहनी? भीष्म साहनी का एक वर्क है तमस, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम का उन्होंने जिक्र किया है? पार्टी पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस फैनेटिज्म। ठीक है, ये तो अच्छा, मैं आपको ये जो वर्ड है फैनेटिसिज्म वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा याद रखिए, जो फैनेटिसिज्म है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वर्ड। इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सेसिवली और unreasonably devoted to a religion, often to the point of intolerance and violence, which means कि unreasonably जब हम, जिसे हम बोलते हैं ना अंधभक्त, ये वो है कि जब हम बिना किसी रीज़न के कुछ चीज़ें फॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड असर्शन, रीजन असर्शन दिया हुआ है, वुदरिंग हाइट्स इज अ मास्टरफुल ब्लेंड ऑफ द गॉथिक एंड रोमांटिक। ऑब्वियस है, इसके अंदर गॉथिक थीम है। Emily Bronte used the Gothic mode allows her to explore the darker aspect of human nature, while her romantic sensibility enables her to create a sense of transcendence and timelessness. तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ S and A आर ट्रू एंड A जस्टिफाइज S, है ना, क्योंकि उसके अंदर वुदरिंग हाइट्स के अंदर हमें गॉथिक एलिमेंट्स देखने को मिले हैं और इसने बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड किया, एक्सप्लोर किया स्टोरी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इन फ्रॉइडियन थियरी विच टर्म डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड पुश्ड इनटू द अनकॉन्शियस। अब देखिए, आप ये याद रखिए, यहाँ पे इजी था, ये रिप्रेशन का ही है कि जब हमारी कुछ इच्छाएं जो दब के रह जाती हैं, ठीक है, सब लिमिटेशन तो है ही नहीं, हाँ डिप्लेसमेंट भी नहीं है, प्रोटेक्शन भी नहीं है, इजी क्वेश्चन था ये, PYQ भी है, मैंने ये क्वेश्चन ना किसी और क्वेश्चन मतलब किसी और पेपर में भी देखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इन वापसी से आइज कैंडी मैन, हाउ इज डिसेबिलिटी रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड what does this representation reveal about societal attitudes towards disability? है ना, कि जो वापसी सिद्धवा के अंदर जो डिसेबिलिटी को दिखाया गया है ना और सोसाइटी का उसके प्रति एटीट्यूड इस नॉवल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया। The novel represents disability as a source of shame,
एंड मार्जिनलाइजेशन, है ना, कि जो डिसेबल लोग होते हैं ना वो शेम ही हैं, और रिवीलिंग हाउ इंडिविजुअल्स with disabilities are often excluded from the socio political discourses, है ना, कि जो डिसेबल लोग हैं उनको कैसे नकार दिया जाता है समाज के द्वारा, एंड डीम्ड एज बर्डन्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, है ना। ऑब्वियस है कि आपने देखा भी होगा कुछ डिसेबल लोग, सब नहीं होते, मैंने देखे हैं, मैंने बहुत एम्पावर्ड लोग भी देखे हैं, बट वो ये इस नॉवल के अंदर ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं, पहली बात तो ये वो मार्जिनलाइज्ड हैं, मतलब बहुत कम है, उनको आम जिंदगी जीने का हक नहीं है, उनको सोसाइटी में रहने का हक नहीं है, ये वाला एटीट्यूड, और सोसाइटी के लिए वो एक बर्डन है क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द सेटिंग ऑफ हाउस मेड ऑफ डॉन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स, क्यों, द क्लैश बिटवीन नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशंस एंड मॉडर्न अमेरिकन सिटी, ऑब्वियस है इसके अंदर ये दोनों चीज़ों की ही बात हुई है। हाउ डज द थीम ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट मैनिफेस्ट थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सीली इन द नॉवल द कलर पर्पल, कैसे, शी लर्न्स टू असर्ट हर वॉइस एंड एम्ब्रेसेस हर इंडिपेंडेंस, है ना, एट द एंड वो क्या करती है, शुरू में तो वो जैसा चल रहा है चलने देती है, लेकिन जो उसके हस्बैंड की जो एक्स वाइफ होती है उसकी संगत में रह के वो काफ़ी एम्पावर्ड फील करती है और वो अपनी वॉइस जो है रेस करना सीख जाती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ बेकेट्स फाइनल सर्मन इन मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन कैथेड्रल के अंदर जो फाइनल सर्मन है वो क्या होता है, मार्टिडम शुड बी सेल्फलेस, है ना, सेल्फलेस ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई दोज लाइन्स फ्रॉम मिसेस डेलोवे दैट डू नॉट रिप्रेजेंट अ मॉडर्निस्टिक थीम। लाइन्स में बताना है कि मॉडर्निस्ट थीम नहीं है। Regent's Park was a heaven of tranquility, a green oasis in the midst of the bustling city. The flowers bloomed, the birds sang, and the sun shone down, casting a warm golden light over the scene. ठीक है, ये पता लग रहा है हमें, इसके अंदर मॉडर्निज्म वाली थीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ना कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो उनके जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं उनकी बात हो रही है। देखिए, पहला कैरेक्टर है हमारा वॉरविक जैगर्स, मिस हैविशाम एंड जॉय ग्रेगरी इनका पूरा नेम। तो अगर मैं वैसे बताऊं तो मुझे इसमें से एक पता है, कंफर्म्ड है कि 2 का आंसर डी ही होना चाहिए। जो जैगर्स है हमारे, दैट इज मोरली एम्बिगुअस, ठीक है। अब 1 का सी हमारा है वेमिक, लॉयल है, एंड 3rd का ए मिस जो हैविशाम है बिटरनेस है, क्योंकि उसकी उनकी जो लाइफ के इंसिडेंट्स है वो उनको बिटर बना ही देते हैं। एंड 4th का जॉय ग्रेगरी जो हमारे हैं वो कहाँ से आए हैं, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। हाउ डज द मोटिव ऑफ सीइंग एंड बीइंग सीन शेप द रेशियल एंड सोशल डायनामिक्स ऑफ द नोवेल इन मॉरिसन्स ब्लूएस्ट आई। ब्लूएस्ट आई के अंदर ये जो मोटिव ऑफ सीइंग एंड बीइंग सीन है ना, उसमें वो जो लड़की होती है, शी वॉन्ट्स टू बी सीन, और उसको ब्लू आइज चाहिए होती है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी लाइक दीज वाइट पीपल, है ना। वो कहती है कि उसको वैलिडेशन तभी मिलेगा जब उसकी भी ब्लू कलर की आइज होगी। तो यहाँ क्या है, मोटिव ऑफ बीइंग, वो सीन एंड बीइंग सीन, ठीक है, थ्रू द कम्युनिटी सर्विलेंस एंड जजमेंट, ठीक है, एविडेंट है ये तो। नेक्स्ट देखिए, मूर्ति, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ कांतापुरा इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच हिस्टोरिकल फिगर। अभी हमने पहले भी क्वेश्चन ये डिस्कस किया कि वो महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन वॉज पैट्रिक वाइट का नॉवल है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जॉन ओल्ड्रिच वॉज एक्सपीडिशन। वो मतलब एक्सपीडिशन पे जो जाते हैं उसका क्या पर्पज़ है, मैप अनचार्टेड टेरिटरीज इन ऑस्ट्रेलियन आउटबैक। कहने का मतलब है कि वो जो सब जगह ना, ऑस्ट्रेलिया की भी जितनी भी टेरिटरीज है वो सब जगह घूमना चाहता है। एक मिनट, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लास्ट 2 पोम्स ऑफ जॉन मिल्टन्स डैश अ ब्रीफ एपिक इन 4 बुक्स। पहले कीवर्ड मिल गया, एंड अ ड्रामेटिक पोम सैमसन एगेनिस्ट वर पब्लिश्ड इन 1 वॉल्यूम इन द ईयर 1671। बहुत ईजी था। पैराडाइज रीगेन्ड आया आपका 1671 में। इन एथनोग्राफिक डिस्कोर्स एनालिसिस विच अप्रोच इज मोस्ट क्रुशियल फॉर कैप्चरिंग द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोशल प्रैक्टिसेस विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। एथनोग्राफिक आपको पता है, जब हम
एथनिसिटीज़ की स्टडी करते हैं, तो ऐसा क्या है जो क्रुशियल है जब हम कैप्चर कर रहे हैं लैंग्वेज एंड सोशल प्रैक्टिसेस में? एंगेजिंग इन प्रोलॉन्ग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्टेक्चुअलाइज डिस्कोर्स ट्रांजेक्शन। देखिए, एथनोग्राफी का मतलब ही यही होता है कि एथनिसिटीज़ की स्टडी करना। तो यहाँ पे यही लिखा है ना कि उनकी पार्टिसिपेशन हम ऑब्जर्व करते हैं और उस एथनिसिटी, उस कल्चर की हम स्टडी करते हैं। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग कैरेक्टर इन कूली, मुलक राजानंद का नॉवल है ये कूली, सिंबलाइज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन कॉलोनियल इंडिया। जो कूली होता है मुनु, है ना, एट द एज ऑफ 15 उसकी डेथ भी हो जाती है ड्यू टू ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल एग्जिस्टेंशियल थीम इन फ्लोटिंग ओपेरा? द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। मैं जल्दी जल्दी ना थोड़ा सा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखिए, इन नैरेटिव राइटिंग व्हाट रोल डज अ सबप्लॉट टिपिकली प्ले इन रिलेशन टू द मेन प्लॉट? जब भी हम नैरेटिव राइटिंग के अंदर जो सब प्लॉट है वो क्या रोल प्ले करता है? इट कॉम्प्लीमेंट्स एंड एनहांस द मेन प्लॉट बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कन्फ्लिक्ट्स और थीम्स। ऑब्वियस है कि सब प्लॉट का यही काम है ना कि हाईलाइट करना। Which of the following best describes the impact of a well-structured argument on the coherence of an essay? है ना, well-structured argument क्या describe करता है? It enhances the overall coherence by ensuring each part of the argument logically follows from the previous one। के इसमें यही हो रहा है कि जो आप जो भी आर्ग्यूमेंट वहाँ पे दे रहे हैं ना वो पिछले वाले से कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोल रहे हैं और वो कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे इजी था ये, जो आप एलिमिनेशन लगाते ना तब भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। वेयर द फॉलोइंग टेक्निक यूज बाय लॉरेंस इन सन्स एंड लवर्स? सन्स एंड लवर्स है डी.एस. लॉरेंस का, हेल्प हिम अचीव अ हाई डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म। ऑब्वियस है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज किया उन्होंने, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, how does the use of ethos in persuasive writing contribute to the effectiveness of the argument? persuasive writing के अंदर जब हम ethos यूज़ करते हैं वो तो वो एक effectiveness को कैसे बढ़ाती है, contribute कैसे करती है? by establishing writer's credibility and ethical stance। obvious है ना। next देखिए, which of the following option is correct about the given statement? Sylvia Plath's Daddy is a confessional piece of poetry with several autobiographical elements। ठीक है, confessional poetry है उसके अंदर। However, the description of a fascist Nazi father, the daddy, in the poem becomes a symbol of patriarchy as a whole, who subjugate women with the boot in the face and has to be killed multiple times so that a woman could survive, है ना। इस पोम के अंदर वो यही बोलती है कि आई वॉन्ट टू किल माई फादर बिकॉज ही नेवर अलाउड मी टू गो एनीवेयर। मतलब कहने का ये उन्होंने हमें हमेशा सप्रेस करके रखा है। तो ठीक है, ये बोथ एंड बी एंड आर ट्रू एंड बी इज आर्ग्यूएबल। नेक्स्ट देखिए, इन एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स? ऑब्वियस है, जब हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स तो डालनी ही पड़ेंगी टू शो अ बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज एंड स्ट्रेंथन द ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, है ना। जब भी आप कुछ भी बता रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टोरी, तो जब मैं कोई स्टोरी बता रही हूँ तो डायरेक्ट नहीं शुरू करूँगी, हम उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी तो बताते हैं। तो यहाँ पे अपनी आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते हो। In Adventure of Huckleberry Finn, which character serves as a moral compass for Huck, despite being a slave? जिम ही होता है जो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पैप फिन तो नहीं होता, ड्यूक भी नहीं होता, टॉम सॉयर नहीं होता, है ना। तो टॉम सॉयर तो उसका फ्रेंड होता है, और ये जो दोनों होते हैं ये मान लिया आप कॉनमैन होते हैं, ठगते हैं लोगों को। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ये वर्ड भी याद रहे। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट future tense form of the verb in brackets to fill in the blank. By next summer, Linda dash for a year will have been bartending. Easy है ना।
देखिए नेक्स्ट से तो आपको समझ आ गया कि फ्यूचर की बात कर रहा है। अब लिंडा डैश फॉर अ नेक्स्ट ईयर, विल बारटेंडिंग नहीं आएगा, विल हैव बीन बारटेंडिंग आएगा, क्योंकि फ्यूचर की हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द स्नोफ्लेक मेथड ऑफ आउटलाइनिंग अ प्लॉट ऑफ द स्टोरी। मुझे ये ना स्नोफ्लेक नहीं पता था, तो फिर मैंने बाद में इसको पढ़ा। इन द स्नोफ्लेक मेथड ऑफ प्लॉट आउटलाइनिंग, वन सेंटेंस समरी इज रिटन फर्स्ट एंड देन इट इज़ एक्सपेंडेड इनटू अ लॉन्ग स्टोरी। मतलब ऐसे जो स्नोफ्लेक जो मेथड होते हैं ना, उसके अंदर क्या कहते हैं ये लोग, वन सेंटेंस समरी लिखी जाती है एंड देन फिर उसको इलाबोरेट करके फुल समरी हमारी लिखी जाती है। तो आपको याद रखना है स्नोफ्लेक का मतलब कि वहाँ पे वन जो सेंटेंस समरी है वो लिखी जाती है। बट रिविजन स्ट्रेटजी इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्लैरिटी ऑफ अ टेक्स्ट। कि क्लैरिटी आए हमें क्या रिविजन स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, विच मीन्स क्या, रिमूविंग रिडेंडेंसीज एंड अननेसेसरी डिटेल्स। ऑब्वियस है कि हम रिविजन से क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक वर्क किया आज मुझे इसको करने में 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको रिवाइज करूँगी ना, तो मान लो नेक्स्ट टाइम आधा घंटा लगेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको रिवाइज करूँगी तो विच मीन्स कि अननेसेसरी डिटेल्स हम फिर उनको सारा एमिट करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ढूंढना है फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ब। माई आंट लिव इन कोरिया फॉर 5 years। अब ये देखिए इजी है, कीवर्ड ही है ये हमारा। सो माई आंट हैज़ बिन लिविंग इन कोरिया फॉर 5 years, कि अभी भी वो रह रही हैं वहाँ पर। ग्रामर तो बहुत ही ईजी आई थी इस पेपर के अंदर ना। इन स्ट्रक्चरलिज्म द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन रेफर टू, मतलब बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। और आपको पता है स्ट्रक्चरलिज्म जो हमारे किन्होंने दिया है, हमारे जो सिश्योर जी हैं उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द अंडरलाइंग अपोजिशनल रिलेशन दैट स्ट्रक्चर मीनिंग इन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। हमारे सिश्योर कह रहे हैं कि कोई भी वर्ड है, लैंग्वेज है, तो वो ना 2 वर्ड्स यहाँ पे दे रहे हैं हमारे। एक होता है हमारा सिग्निफायर एंड सेकेंड हमारा होता है सिग्निफाइड, विच मीन्स जैसे एक वर्ड है, सिग्निफायर का मतलब क्या है, वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड। और अगर मैं ट्री का बात करूँ तो यहाँ पे क्या वो ट्री का आएगा, इमेज। तो सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड की ये बात करता है स्ट्रक्चरलिज्म हमारा। वो क्या कह रहा है, किसी भी वर्ड का जो होना है एक ही मीनिंग होता है, विच मीन्स कि अगर मैं ये बोल रही हूँ। एंड बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट लिख रही हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जनरली भी सोचें तो ब्लैक तब होगा जब वाइट नहीं होगा, मतलब वाइट की एब्सेंस में ही ब्लैक होगा। बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब क्या है, ये दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के लिए, है ना, क्योंकि एक की एब्सेंस में दूसरा प्रेजेंट होगा। प्लस और जो ये जो मेथड है इसके अंदर क्या होता है, एक को हम सुपीरियर बोलते हैं। जैसे वाइट और ब्लैक में अगर आप मानो तो हम पॉजिटिव किसको मानते हैं, वाइट को हम पॉजिटिव मानते हैं, और ब्लैक को हम थोड़ा सा कह देते हैं कि नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और इसको कम दी है, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हमारी हो गई। और श्योर यही कहते हैं कि कोई भी वर्ड होता है ना, उसका एक ही मीनिंग होता है, ठीक है, इसीलिए। और इसको फिर अपोज किया हमारे डेरिडा ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होते, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ये क्वेश्चन ना देखने में मैं जब देखा ना, मैं तो डर गई, लेकिन इतना टफ नहीं है। आपको तो इवन क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप आंसर्स देखोगे ना, ऑप्शंस देखोगे तभी हो जाएगा। फिर भी कोई पढ़ लेते हैं। द इन्वेंशन ऑफ ब्रेल वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी, है ना। डिसेबिलिटी लोगों के लिए जो ब्रेल सिस्टम आया, ब्लाइंड पीपल के लिए। एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लूँ ज़रा। द राइटिंग सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स यूज बाय विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, है ना। ब्रेल में यही होता है ना, डॉट्स होते हैं थोड़े ऊपर उठे हुए होते हैं, जिससे बच्चा पढ़ के उसको टच करता है और फिर वो उसको मतलब सीखी है उन्होंने ये लैंग्वेज, जिससे वो क्या लिख रहा है, इम्पेयर्ड पीपल आर डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने ये सिस्टम डेवलप किया जिसमें जो डॉट्स होते हैं ना वो ऊपर उठे हुए होते हैं। 19th century फ्रांस, ठीक है। in a society that did not value disabled people in general, ऑब्वियस है हम लोग इतना वैल्यू नहीं देते। ब्लाइंडनेस वॉज पर्टिकुलरली स्टिग्मेटाइज्ड, कि हाँ भाई स्टिग्मा ये एक तरह से तो कलंक जिसे हम बोलते हैं
कि ब्लाइंडनेस को तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मेटाइज करते हैं। एंड लैक ऑफ एक्सेस टू रीडिंग एंड राइटिंग वॉज अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू सोशल पार्टिसिपेशन, है ना। कि पहली बात तो देखो डिसेबल लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, सोसाइटी से उन्हें वैसे ही अलग रखा जाता है, मतलब वो हमारे तरह नॉर्मल नहीं है। वो कह रहे हैं उन लोगों के लिए वैसी प्रॉब्लम्स है, और पढ़ना लिखने की वजह से वो वैसे ही सोसाइटी में सोशल जो काम है उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। द आइडिया ऑफ टेक्टाइल रीडिंग वॉजंट entirely new, but existing methods based on signed system were difficult to learn and use. Obviously उन लोगों के लिए बोलना और पढ़ना तो मुश्किल है ही है। As the first writing system designed for blind people needs, Braille was a ground breaking news, कि इन लोगों के लिए कुछ चाहिए था जो इन लोगों को पढ़ने में हेल्प करे। तो वहाँ पे जो ब्रेल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो तो ग्राउंड ब्रेकिंग था। न्यू एक्सेसिबिलिटी टूल, it not only provided practical benefit but also helped change the cultural status of blindness. अगर आपने देखा होगा ना, अभी मैं कुछ ऐसे ब्लाइंड लोगों को जानती हूँ, दे वेरी लाइक आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि देखो उनको क्या ये है, उनके पास लिमिटेड सोर्सेज है, तो उनको ये रहता है कि उनको सब आ जाना चाहिए जो उनके पास लिमिटेड सोर्सेज है उनके अंदर। अब हम लोगों के पास सब कुछ है, हम थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या क्या किया है। तो पहली बात टॉपिक सेंटेंस की बात करी है, डिस्क्राइब भी तो करे ना कि हाँ हाँ ब्रेल की ज़रूरत थी, फिर यहाँ से लेकर इन्होंने स्टार्ट किया है, डिस्क्राइब किया कि हाँ ब्रेल ऐसे आया, इन्होंने बनाया एट्सेट्रा। फिर सिग्निफिकेंस भी बता रहा है कि ज़रूरत थी, ब्लाइंड लोगों को इतना सब नहीं दिया जाता था, एंड एक्सप्लेन भी किया है कि ब्रेल कैसे इन लोगों को हेल्प करेगा। ईजी। नेक्स्ट देखिए द ओपनिंग लाइन ऑफ टॉम जोन्स, एन ऑथर ought to consider himself not as a gentleman who gives a private or eleemosynary treat, but rather as one who keeps a public ordinary at which all persons are welcome for their money. Introduce a recurring motive in the novel. Obvious है कि food है उसके लिए मेन। नेक्स्ट देखिए which of the following sentences best exemplifies the use of personification in descriptive writing, कि जब हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं उसमें पर्सोनिफिकेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। द रिवर, अब इनमें जो वर्क्स है ना इसमें बताना है आपको। द रिवर मर्मर्ड सॉफ्टली एज इट वुड थ्रू द वैली। देखो रिवर जो है, रिवर जो यहाँ पे है इट्स नॉट अ ह्यूमन, तो यहाँ पे रिवर इज मर्मरिंग, तो ह्यूमन के ट्रेड्स यहाँ पे रिवर में डाले गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज नॉट इन द फ्यूचर टेंस। ये तो है ही है, ये भी है, मैं पढ़ देती हूँ। आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट समर। तो ये तो ऑब्वियस फ्यूचर की बात करे। शी इज़ गोइंग टू बेक अ केक, ये फ्यूचर की बात करे कि वो केक को बेक करने जा रही है। एंड ही शाल कंप्लीट हिज असाइनमेंट बाय टमोरो, है ना, कि उसको अपने असाइनमेंट जो कल कंप्लीट करने हैं। दे हैड ऑलरेडी फिनिश देयर वर्क बिफोर वी अराइव, तो ये हमारा जो है फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं करता। Even the Middlemarch is known for its realistic representation of then society, है ना, उस टाइम की सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। Which of the following social classes is missing from the novel? लैंडेड जेंट्री की बात हुई है इसमें, लेबरर्स की भी बात हुई, क्लर्जीमैन की भी बात हुई है, एरिस्टोक्रेसी की बात नहीं हुई मिडल मार्च में। Many poems from the Song of Innocence and Experience represent parallel situation representing the states before and after exposure to the cruelties and realities of the adult world. Identify the pair that does not fall in this category. आपको बताना है इस वर्क जो इसकी कलेक्शन है ना, क्रूअलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड या फिर रियलिटीज़ ऑफ द एडल्ट वर्ल्ड, कौन से वर्क के अंदर नहीं है। ठीक है, द डिवाइन इमेज एंड द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, द ब्लॉसम एंड द सिक रोज, द लैम्ब एंड द टाइगर, द शेफर्ड एंड द लंडन के अंदर नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मुझे नहीं आता था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन पिटफॉल दैट कैन obscure द पर्पज ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। ठीक है, एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। डाइवर्जिंग इनटू पर्सनल ओपिनियंस एंड इररेलेवेंट टॉपिक्स, है ना, जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है वहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं डाल सकते, बायस नहीं हो सकते, सिंपल। ये तो एलिमिनेशन से भी हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन राइटिंग अ कंपैरेटिव ऐसे। जब हम कंपैरेटिव ऐसे लिखते हैं तो कौन सी स्ट्रेटजी हमें यूज़ करना चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं, कंपैरेटिव में ये नहीं होता। नैरेटिव स्ट्रक्चर नो, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट नहीं, तो यहाँ पे आएगा ब्लॉक मेथड एंड पॉइंट बाय पॉइंट मेथड, है ना। कंपेयर, अगर तुम्हें याद हो, हम जैसे हम ऐसे करते हैं, बचपन में करते नहीं होते थे, यहाँ पे हमने कुछ लिखा, ऐसे ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे फिर हम कंपेयर करते हुए लिखते हैं, ये हो गया हमारा कंपैरेटिव, ध्यान रखना। Whose gossip and judgment emphasizes themes of conformity and societal expression in Patrick White's The Solid Mandela. The friends, relatives, twins and neighbors. ठीक है, neighbors ही है। Sentences यहाँ पे दिए, that is related to a topic are given below in jumbled order. आपको इनको order में बिठाना है, तो बताना है कि 3 of them can form meaningful paragraphs. Select the odd sentence. ठीक है। If we want to prevent the concentration of all wealth and power in the hands of a small elite, the key is to regulate the ownership of the data, है ना। अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको डेटा जनरेट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। In the 21st century, however, data will eclipse both land and machinery as the most important asset, and politics will be a struggle to control the flow of data. ठीक है, यहाँ पे डेटा की बात कर रहा है, ये कहाँ गया, ये भी डेटा की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों तो कनेक्टेड है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फेसबुक्स क्रूशियल टेस्ट विल कम व्हेन एन इंजीनियर इन्वेस्ट अ न्यू टूल दैट कॉज पीपल टू स्पेंड लेस टाइम बाइंग स्टफ ऑनलाइन, मोर टाइम इन मीनिंगफुल ऑफलाइन एक्टिविटीज़ विद फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर डेटा की बात कहीं करी ही नहीं है इन लोगों ने। द रेज ऑफ ऑब्टेन इन डेटा, तो ऑब्वियस है कि बाकी सब के अंदर, इन तीनों के अंदर डेटा एंड यहाँ डेटा की बात हुई है, ऑप्शन सी के अंदर नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनमें से बताना, माई आंट डैश एट द फैक्ट्री फॉर 7 years। तो मेरी जो यहाँ देखिए बात की है प्रेजेंट परफेक्ट, इजी था, है ना, हैज़ वर्कड। सेलेक्ट द करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इजी है। आई एम मीटिंग द गर्ल एट 7। बहुत, मैं कह रही हूँ ग्रामर तो बहुत ही, जिसको कहते हैं इजी आई थी। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट फ्यूचर टेंस। दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑन द बिग स्टेज। आई विल हैव बीन परफॉर्मिंग, नो आई विल बी परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, है ना, इजी है ये तो। अच्छा, पैराग्राफ मैं आई ट्राई टू स्किप, लेट्स, है ना। सो गाइस, आज हमने ये 100 अप्रॉक्स क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, उसी वीडियो का ये पार्ट नंबर 2 है। तो हमने टोटल 200 क्वेश्चंस जो DSSB PGT इंग्लिश में आया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है आज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और या अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है और आपको कोई फ्रेंड प्रिपेयर कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। And thanks a lot for watching this video. Thank you.